वेद इस वक्त कितने गुस्से में था ये उसके हाथों पर उभरती उसकी नसों से पता चल रहा था। वेद के दिमाग में इस वक्त बहुत तरह की बातें चल रही थी, खासकर वो पल जिस पल में उसने राशि को उस हालात में देखा था। और ये उसका दिल ही जानता था कि आशी को उस हाल में देखकर उसका दिल भी एक पल को कांप गया था। वेद को उन लड़कों पर गुस्सा आ रहा था जिनकी वजह से आशी की ऐसी हालत हो गई थी। जिन लड़कों ने आशी को छूने की गलती की थी, वेद का बस चलता तो उन लड़कों को जान से मार देता। हालांकि वेद ने आशी को उस हालत में पहुंचाने वाले उन तीनों लड़कों को इतना पीटा था कि एक तरह से वो लोग मरने की हालत में चले गए थे, बस शरीर में सांसें बाकी थी। वेद इसके बस में होता तो उस पल को बदल देता जिस पल में आशी की ऐसी हालत हुई थी, पर वो चाहकर भी उस पल को नहीं बदल सकता था। कुछ देर बाद वेद अपने शरीर के पसीने को पोंछते हुए अपने जिम एरिया से बाहर निकलता है। उसके चेहरे के भाव अभी बिल्कुल शांत थे। कोई नहीं कह सकता था कि वेद के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था या कुछ पहले वो कितने ज़्यादा गुस्से में था। वेद कमरे की तरफ जा रहा था कि उसके कदम एक कमरे के बाहर आकर रुक गए। ये वही कमरा था जहाँ पर आशी अभी रुकी थी। वेद का दिल कह रहा था कि एक बार जाकर आशी को देख आए, पर वेद का दिमाग उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। कुछ देर वो इसी कशमकश में था कि वो दिल की सुने या अपने दिमाग की, पर अंत में वो अपने दिमाग की सुनता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वेद ने सबको कहा था कि वो लोग चाहे तो अभी यहीं रुक सकते हैं। नई जगह पर आशी को वो बातें कम याद आएँ और सबको वेद की बातें सही भी लगती हैं। वेद तैयार होकर अपने होटल के लिए निकल गया। इधर आशी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी और तभी उसे वहां से एक कार बाहर जाती दिखाई दी, जो देखकर वो इतना तो समझ ही गई थी कि वेद यहाँ से चला गया। वेद को जाते देख आशी को अपने दिल में एक दर्द सा होता है, इस बात के लिए कि वेद ने उसे बचाया, पर उसके होश में आने के बाद एक बार भी उसे मिलने नहीं आया। क्या सच में उसे कोई मतलब नहीं? क्या वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? और अगर ऐसा था तो उस दिन वो सब क्या था? वेद की बातें, वो सब कुछ, क्या वेद उससे मजाक कर रहा था? एक बार फिर वो बेवकूफ़ बन गई। क्यों वो बस सबका दिल बहलाने का जरिया बन जाती है, किसी का सुकून नहीं। आशी खुद में ही ये सब सोचते हुए कहती है, मुझे क्यों फर्क पड़ता है कि वो आए या ना आए मिलने। उन्होंने मुझे बचाया, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। बल्कि उनका एहसान रहा मुझ पर। और बाकी कोई रिश्ता जब पहले नहीं था तो अब भी क्यों ही होगा? क्यों होगी उनको मेरी फिक्र? हूँ ही कौन मैं उनकी? क्या लगती हूँ मैं उनकी? कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों मेरे मन में इस तरह की उम्मीदें जगी कि वो मुझे देखने आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे? क्यों ऐसी उम्मीद एक बार फिर लगा रही है तू आसी, जो कभी पूरी नहीं होगी, बल्कि बस इस उम्मीद से तुझे ही दर्द होगा। आसी खुद में बातें कर रही थी और उसकी आंखें नम थीं। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर दुखी हो या रोने लगे, पर कुछ बातें उसके दिल में एक चुभन सी महसूस करवाती थीं, जिससे उसे दर्द होता था। आसी अपनी सोच में गुम थी कि तभी वहाँ पलक और माया आती हैं और आसी को इस तरह से अपनी ही किसी गहरी सोच में गुम देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर आसी की ओर बढ़ते हुए कहती हैं, आसी चल नाश्ता कर लेते हैं। आसी अब भी शांत खड़ी थी। ये देखकर पलक कहती है, पता है आसी, आज माया ने तुम्हारी पसंद का बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का आलू का पराठा बनाया है, ढेर सारा बटर वाला। और उस आलू के पराठे की खुशबू तो इस पूरे फार्म हाउस की हवाओं में घुल गई है। चलो अब जल्दी से, वरना गर्मा गर्म आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे और फिर ठंडे पराठे खाने में मजा नहीं। अपनी दोनों दोस्त की बात सुनकर आसी को सोच अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए उनकी ओर मुड़ती है और कहती है, आलू के पराठे, वो भी ढेर सारे बटर वाले, मज़ा ही आ गया। पर इसके साथ मुझे मिट्टी के बर्तन वाली दही पसंद है। सौंधी सी खुशबू और बटर वाले पराठे का स्वाद, मज़ा आ जाता है खाने में। आसी की बातें सुनकर पलक और माया के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो दोनों आसी को पहले की तरह नॉर्मल देखकर बहुत खुश थीं। तीनों दोस्त मिलकर नाश्ता एंजॉय करती हैं। इसी तरह कब सुबह से दिन और दिन से शाम, शाम फिर रात में बदल जाती है। इस बीच माया और पलक ने एक पल के लिए भी आसी को अकेला नहीं छोड़ा था। उन सबको नौकर से पता चलता है कि बेद ज़्यादातर यहीं रहता है। पहले तो वो लोग हैरान होती हैं कि घर होते हुए भी बेद अकेले यहाँ क्यों रहता है, पर बड़े लोग और उनकी अलग ख्वाहिशों के बारे में सोच वो सब यही सोचती हैं
कि शायद वेद को अकेले रहना पसंद होगा, तभी अपने परिवार के साथ नहीं रहता। वो लोग खाने पर वेद का इंतजार कर रही थी, तो नौकर बताता है कि वेद अक्सर लेट ही आता है, तो वो लोग उसके सर का इंतजार न कर वो सब खाना खा लें। उन तीनों ने अब कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और खाना खा लिया, और साथ ही साथ अगली सुबह ही अपने घर वापस जाने का सोच अपने कमरे में सोने चली गई। रात के करीब 11 बजे का समय था जब एक कार फार्म हाउस के अंदर आती है, और कार में कोई और नहीं, वेद था, जो देर रात काम करके वापस लौटा था। वेद अपनी कार से बाहर आकर कार लॉक करता है और अपने कमरे में आकर सीधा बाथरूम में फ्रेश होने जाता है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से बाहर आता है और सीधा किचन की तरफ जाकर फ्रिज खोलता है और उसमें से खाना निकाल प्लेट में डालने को होता है कि उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है। इतनी रात को कौन होगा, यह सोचकर वेद पीछे पलटता है। उससे पहले ही एक नाजुक सा हाथ आगे बढ़कर उसके हाथों में पकड़े खाने के बाउल को ले लेता है और फिर खाने को गैस पर गर्म करने के लिए रखकर गैस पर तवा रखकर रोटियां बनाने लगता है। और यह कोई और नहीं आसी थी, जिसे इतनी रात किचन में देखकर वेद पहले ही हैरान था, पर अब आसी को इस तरह से बिहेव करते देख वो और भी हैरान हो जाता है। और वो जैसे ही आसी से कुछ कहने के लिए होता है, आसी बिना बेद से अपनी नजरें मिलाए रोटियां बेलकर तवे पर डालते हुए बेद से बोली, सर, बिना किसी बात के चुपचाप से आप यहाँ से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। आसी की बात सुनकर वेद कहना तो जरूर चाहता था कि वो उसके लिए ये सब क्यों कर रही है, उसके लिए उसको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर आसी ने जितने हक के साथ उसे ये बात कही थी, वेद चाह कर भी आसी से कुछ भी नहीं कह सका और बिना कुछ भी आसी से कहे उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया। आसी को अब महसूस होता है कि वेद अब वहाँ नहीं है, तो वो एक गहरी सांस लेती है और जल्दी से एक प्लेट में घर में जो कुछ भी खाने का बना था, दाल चावल रोटी और मीठे में कुछ भी नहीं था। ये देखकर आसी को याद आता है कि कैसे रात को खाने के वक्त एक नौकर ने बात बात में ही उससे कह दिया था कि वेद सर अक्सर देर रात आते हैं और किसी को परेशान किए बगैर खुद ही खाना निकाल कर खा लेते हैं, और कितनी बार नहीं खाते। वो ज़्यादातर अपने इसी फार्म हाउस में रहते हैं और वेद सर को मीठा बहुत पसंद है। जब भी घर पर रहते हैं तो कुछ मीठा बनाने को कहते हैं। वहीं जब आसी देखती है कि कुछ भी मीठा नहीं है, ये देखकर आसी कुछ सोचने लगती है कि ऐसा भी क्या बनाए वेद के लिए जो टेस्टी भी हो और साथ ही साथ जल्दी से बन जाए। सोचते उसके दिमाग में कुछ आता है और वो गैस पर एक पैन चढ़ाकर उसमें घी डालकर गर्म होने के लिए डालती है और फ्रिज से ब्रेड का पैकेट निकाल उसमें से कुछ ब्रेड के स्लाइस निकाल उनको कट करके उस गर्म घी में फ्राई करती है और फिर उस फ्राई ब्रेड के पीस को एक प्लेट में रखकर उसमें चीनी का घोल, मलाई और क्रीम डालती है और फिर कुछ सूखे मेवे के साथ उसको एक परफेक्ट स्वीट डिश बनाती है। वो देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा था और फिर सब खाने को लेकर आसी किचन से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है। इधर वेद अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई आ रहा है और वो देखता है कि आसी के हाथ में खाने की प्लेट थी और फिर आसी वेद के पास आकर उस प्लेट को रखते हुए कहती है, ठंडे खाने में भी भला कोई टेस्ट होता है। अरे लेट आते हैं तो किसी को कह दिया कीजिए, वो खाना गर्म कर देगा। चलिए खाना शुरू कीजिए। वेद आसी की बातों को सुन रहा था और इस वक्त आसी उसके बहुत पास थी, जिस वजह से आसी की नेचुरल खुशबू वेद को अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस होती है। वेद से अपनी बात बोलकर आसी वहां से जाती नहीं है, बल्कि वहीं वेद की बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। आसी को अपने पास बैठते देख वेद एक नजर खाने की ओर देखते हुए कहता है, यहाँ मेरे अलावा बस नौकर हैं और मैं देर रात आता हूँ अक्सर, और अपनी वजह से किसी को परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगता। वो नौकर है तो इंसान भी तो है। अपनी बात बोलकर वेद खाना खाने लगता है और वेद की बातें सुनकर आसी कुछ कहती नहीं, पर वेद की तरफ देखकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी। वेद बहुत ही कम समय में खाना खा लेता है। तब उसकी नज़र साइड प्लेट में रखी एक चीज पर जाती है, जो देखकर वेद कहता है, ये क्या है। वेद की बात सुनकर आसी कहती है, हाँ, ये कुछ मीठा है, आपके लिए मैंने बनाया है। आपके लिए मैंने बनाया। ये शब्द कुछ ऐसे थे जो आसी की ओर देखने के लिए वेद को मजबूर कर गए। वहीं वेद की नज़रों को खुद पर देख आसी कहती है, देखिए ऐसे मत देखिए मुझे,
मुझे पता है आपको मीठा पसंद है, तो बिना आनाकानी करे चुपचाप से खा लीजिए। बहुत प्यार से बनाया मैंने इसे। प्यार? आसी की बातें आज बेद को झटके दे रही थी। फिर वो अब आसी से कुछ नहीं कहता और उस मीठे को खाने लगता है। बेद के मुंह में उस मीठे का टेस्ट जाते ही उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो बहुत चाव से खा रहा था। इस बीच बेद ने कुछ भी नहीं कहा और आसी बेद के मुंह से जानना चाहती थी कि वो कैसा बना, पर बेद तो उस टेस्ट में घुल गया था। बेद खाने के बाद आसी की ओर देखता है, जो एकटक उसकी ओर ही देख रही थी। ये देखकर कि आसी किस तरह से उसे घूर रही है कब से, बेद अपनी दोनों आईब्रो जोड़ लेता है और फिर आसी से कहता है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था, तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? बेद की बात सुनकर आसी कहती है, क्यों, क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती? ये बोल आसी अपनी जगह से उठकर बेद के पास जाकर खड़ी हो जाती है और थोड़ा सा झुककर बेद के कानों के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, आपका इंतजार, आपके लिए कुछ भी करने का क्या कोई भी हक नहीं है मुझे सर? जानती हूँ हमारा रिश्ता बहुत कम वक्त का था, पर रिश्ता तो जुड़ा था ना सर, जिसे आप बेशक से भूल जाएं। पर मैं नहीं भूल सकती ना इस बात को, ना चाहते हुए भी आपके और मेरे बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़ा था, फिर वो रिश्ता मजबूरी का हो, पर रिश्ता आज भी है। आसी अपनी बात बहुत ही धीरे से कह रही थी। अगर बेद थोड़ा भी उससे दूर होता तो नहीं सुन पाता, पर आसी इतने करीब होकर बोल रही थी कि सब सुनाई दिया उसे, और आसी की बातें वो भी इतने करीब होकर बोलने की वजह से बेद को अपने अंदर एक अलग सा एहसास हुआ, जो बहुत खास और प्यारा सा लगा। उसका बस चलता तो वो इस वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता। आखिर एक खूबसूरत एहसास उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार जो हुआ था उसे, कि कोई उसकी परवाह कर रहा था, वो भी एक हक के साथ, और वेद इस एहसास में खो जाना चाहता था। वेद और आसी इस वक्त बहुत करीब थे, जिस वजह से उन दोनों को एक दूसरे की सांसें तक अच्छे से महसूस हो रही थी। वही वेद आसी की करीबी से जो महसूस कर रहा था उसे वो समझ नहीं पा रहा था, पर आसी का उसके पास रहना, उसकी फिक्र करना, उसकी बातें, यह सब वेद को बहुत अच्छा लग रहा था। या ये कहें कि वेद इस वक्त खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा था, जहाँ सब उसकी सोच से अलग था, पर अलग होने के साथ साथ खूबसूरत भी था। वहीं आसी अपनी बातों को वेद से बोलने के बाद एक नज़र वेद के चेहरे की तरफ देखती है और फिर अचानक से वेद से अलग हो जाती है और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है, पर उसकी नज़रें बस वेद पर थीं। और वहीं वेद आसी को खुद से दूर जाते देख उसे अच्छा नहीं लगा, पर वो आसी से कहता भी क्या और कैसे कि वो उसके पास रहे, किस हक से वो अपनी बात आसी से कहता, जबकि उसने खुद हक होने के बावजूद भी आसी को खुद पर कोई हक दिया ही नहीं था। वेद अपनी नजरों को उठाकर आसी की ओर देखता है और आसी, जिसकी नजरें पहले से ही वेद की तरफ थीं, वेद का आसी की ओर देखने की वजह से दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। वेद, जिसकी आंखों में आसी के लिए कुछ तो था, जिसे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था छिपाने की, पर आसी, उसकी आंखें जिसमें कुछ मिनट पहले तक वेद के लिए फिक्र थी, वो फिक्र से भरी आंखों में अब बस खालीपन था। वो अपनी खाली और सुनी आंखों से वेद की ओर देख रही थी, जिसमें जल्दी नमी अपनी जगह बना ली थी। वेद, जिसकी नजरें बस आसी पर थीं, वो आसी की आंखों में नमी देखकर हैरान हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से आसी को हो क्या गया। जहाँ कुछ देर पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से उसकी आंखों में नमी क्यों? क्या आसी की आंखों में नमी की वजह मैं हूँ? वेद अपने मन में ये बात सोचता है, जिसके साथ वो एकदम से अपनी जगह से उठता है और आसी के करीब जाता है और आसी के हाथ को थामने की कोशिश करता है, जो देख आसी अपने 2 कदम पीछे ले लेती है, जिस वजह से वेद आसी का हाथ थाम नहीं पाता और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। आसी की आंखों की नमी अब आंसू बनकर उसकी आंखों से होकर गाल तक आ जाते हैं, जिसे आसी अपने हाथों से बहुत बेरहमी के साथ साफ करती है, पर कहती कुछ भी नहीं है। और वही आसी की आंखों में आंसू देखकर वेद को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जो क्यों हो रही थी ये तो उसे नहीं पता था, पर आसी की आंखों से बहते आंसू वेद को परेशान कर रहे थे। वो अपनी हमेशा वाली धीमी मगर शांत आवाज के साथ आसी से कहता है, डोंट क्राई आसी, प्लीज टेल मी, हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या उसकी वजह मैं हूँ? बोलो आसी। वेद अपनी शांत आवाज में आसी से सवाल करता है कि क्या उसकी आंखों में आंसू की वजह वो है, पर उसकी इस आवाज में आसी के आंसू देखकर जो फिक्र थी
वो बेद की आवाज़ के साथ आंखों में भी नजर आ रही थी। बेद आसी के पास जाने को होता है तो आसी वहां से जाने लगती है, जो देखकर बेद आसी से कहता है, आसी प्लीज स्टॉप। जाने से पहले अपनी आंखों में आए इन आंसुओं की वजह तो बताती जाओ। बेद की बातें सुनकर आसी के कदम रुक जाते हैं और वो बिना पलटे बेद से कहती है, आपने कल रात मेरी इज्जत को बचाया, उसके लिए शुक्रिया सर। आप बता दीजिए कि आपने जो एहसान किया है मुझ पर, उसके लिए मुझे आपके लिए क्या करना होगा। आसी की बात सुनकर बेद हैरान था। उसने आसी की इज्जत बचाकर उस पर एहसान किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि बेद ने जब आसी को साल में देखा था तो बेद ही जानता था कि उसकी धड़कनों ने चलना बंद कर दिया था। उसने जब उन 3 लड़कों के बीच आसी को बेहोश देखा था और वो लड़के आसी के साथ क्या करने की सोच रहे थे, इस सोच भर से बेद का गुस्सा आज हद से बाहर आना चाहता था, जो आया भी। और बेद ने उन तीनों लड़कों की हालत बद से बदतर बना भी दी थी। आसी को बेहोश देखकर बेद को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ था, जो आज से पहले उसे कभी किसी भी लड़की के लिए नहीं हुआ था। आसी वो पहली लड़की थी जिसे देखकर बेद का दिल अक्सर ही उसके दिमाग तक से बगावत कर देता था। और ये लड़की उसे कह रही थी कि उसने उसकी इज्जत बचाकर उस पर एहसान किया था, जिसके बदले में वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। बेद को आसी की बातों को सुनकर ऐसा नहीं था कि आसी पर गुस्सा नहीं आ रहा था। यह सोचना गलत था। बल्कि बेद को इतना गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की की आंखों में आंखें डालकर कहे कि उसने उसकी इज्जत को बचाकर उस पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि उसे उस हालत में देखकर उसके अपने दिल पर क्या बीती थी वो उसे समझा भी नहीं सकता था, क्योंकि समझाने के लिए शब्दों की जरूरत थी। और जो बात बेद खुद नहीं समझ पा रहा था वो आसी को भला क्या ही समझा था। पर उसका दिल आसी को उस हाल में देखकर एक पल के लिए कांप जरूर गया था, जो बेद ने भी महसूस किया था। पर इसकी वजह शायद अभी समझना बाकी था। बेद को गुस्सा आ रहा था, पर वो आसी पर इस वक्त अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि आसी के साथ कल जो कुछ भी हुआ था वो एक लड़की के लिए कोई छोटी बात नहीं होती। और आसी ने कल जो खुद पर महसूस किया उससे वो अंदर से डर गई होगी। ये सोचकर बेद के दिल में न जाने क्या आया और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और आसी को उसकी पीठ की तरफ से अपनी बाहों में कैद कर लेता है। बेद की इस हरकत की वजह से आसी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। और दिल दिल तो जैसे बुलेट ट्रेन की तरह चलने लगा। वहीं बेद ने वो कर तो लिया जो उसके मन में आया, पर उसकी भी हालत आसी से जुदा नहीं थी। दोनों के शरीर इस वक्त मिले हुए थे, जिनके बीच हवा आने तक की जगह नहीं थी। आसी और बेद अपनी जगह शांत खड़े थे और दोनों में से कोई भी अब कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये कहें कि एक दूसरे से कहें क्या, इसके लिए उनके पास इस वक्त शब्द नहीं थे। पर दोनों इतने करीब थे, यह एहसास दोनों के लिए अलग जरूर था। पर इस पल में कुछ तो खास था जो दोनों एक दूसरे को उसी तरह महसूस करने लगे थे। बाहर बालकनी में आसमान में चमकते चांद के नीचे बेद और आसी खड़े थे, और इस वक्त बेद ने आसी को अपनी मजबूत बाहों में कैद कर रखा था। बेद की पकड़ आसी पर इस वक्त कुछ ऐसी थी जैसे उसकी तरफ से थोड़ी सी भी ढील हुई तो आसी कहीं चली जाएगी। आसी बेद की बाहों से निकलने की हर कोशिश कर रही थी, पर चाह कर भी वो बेद की बाहों की मजबूत पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। आसी जितना बेद से छूटने की कोशिश करती, बेद की पकड़ उतनी ज्यादा कस जाती। आसी जब देखती है कि उसकी इतनी कोशिश के बाद भी वो बेद की पकड़ से नहीं छूट पा रही, तो आसी अब हार कर अपनी हर कोशिश को छोड़कर बेद की बाहों में शांति से खड़ी हो जाती है। और वहीं आसी की तरफ से किसी भी तरह की हलचल या छूटने की कोशिश ना होते देख बेद की नजर अब थोड़ा झुककर आसी के चेहरे की तरफ वो देखता है। आसी को शांत देखकर बेद की धीमी आवाज आती है, क्या हुआ, अब नहीं करनी कोशिश? बेद का चेहरा आसी के बहुत करीब था, जिस वजह से ये सब बोलते वक्त बेद की सांसों की महक आसी को अपने चेहरे पर भी महसूस होती है। आसी कसकर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, आप चाहते क्या हैं मुझसे सर? मानती हूँ आपने मेरी मदद की, कल उसके लिए थैंक्स। लेकिन अब इससे ज़्यादा आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते आप, जैसे आपने उस दिन बिना मुझसे मिले और कुछ बताए छोड़कर चले गए थे। बिना बताए छोड़कर जाना जब आपके लिए मुश्किल नहीं था, तो आज क्यों साथ रखना चाहते हैं? क्यों करीब आ रहे हैं मेरे? आसी अपनी बात कह रही थी और बेद शांति से आसी की बातें सुन रहा था, क्योंकि वो चाहता था आसी अपनी हर नाराजगी उसके सामने जाहिर करे। और यह तब होता जब वो आसी को बोलने का मौका देता। आसी अपनी बात कहकर कुछ पल चुप हो जाती है,
जो देखकर बेद अचानक से आसी को अपनी तरफ घुमाता है और एकदम से उसे अपने बाहों में उठा लेता है। आसी जो पहले ही बेद की करीबी से दूर भाग रही थी, अब इस तरह से बेद को उसे बाहों में लेने की वजह से आसी को बेद पर गुस्सा आता है और वो बेद से कहती है, ये क्या तरीका है, मुझे उतारिए नीचे। आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा मुझे उतारिए नीचे, मतलब उतारिए। आसी की आवाज़ में जो गुस्सा था वो बेद बखूबी समझ रहा था और वो चाहता था आसी अपना गुस्सा निकाले, इसलिए वो आसी के गुस्से को देखते हुए भी उसे बालकनी में लगे झूले पर बैठाता है और झूले पर बैठते ही आसी एकदम से उस झूले से उतरकर जाने लगती है। जो देख बेद एकदम से आसी का हाथ थाम उसे अपनी ओर खींचता है, जिस वजह से आसी का चेहरा बेद के सीने से टकरा जाता है और आसी अपनी नाक पकड़कर रगड़ते हुए कहती है, आपको हुआ क्या है सर? इतनी अजीब हरकतें करने की कोई खास वजह? तुम? आसी की बात सुनकर बेद एकदम से कह देता है, जो सुनकर आसी बेद की ओर देखने लगती है। जो देख बेद के दोनों हाथ आसी के चेहरे को अपने हाथों से कवर कर कहता है, मानता हूँ आसी, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत किया, पर अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसा करना तो दूर सोचता तक नहीं। पर कहते हैं ना, अक्सर समय इंसान से वो काम करवा देता है जो करने के बारे में कभी उसने सोचा तक नहीं, और यही कर बैठा मैं भी तुम्हारे साथ। जानता हूँ तुम मेरे से नाराज हो और गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा, पर मेरा विश्वास करो, मैं ना चाहते हुए भी ऐसा कर बैठा। आसी, जो बेद की बातें सुन रही थी, वो फिर आसी से कहता है, आसी देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो, पर मैं होती कौन हूँ किसी को माफ़ करने या सज़ा देने वाली? किसी को माफ़ी और सज़ा देने वालों में से मैं नहीं, क्योंकि मैं तो सबके लिए एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर मेरे हाथ नहीं किसी और के हाथों में है, और वो इंसान जैसे चाहता है वैसे ही मुझे चलाता है, जैसे मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। पहले मेरे पापा अपनी खुशी के लिए मेरे लिए माँ लाए, नाम दिया गया कि मेरे लिए मान गई, क्योंकि मुझे माँ मिली थी। फिर पापा का मुझसे जुड़े रिश्ते से मन भर गया तो चले गए मुझे छोड़कर। ताऊ और ताई जी ने पाला, समाज के डर से, समाज की नज़रों में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, और असल में उस घर में मेरी हैसियत एक नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, पर शायद नौकर से भी गई गुजरी। मैंने सह लिया ये सोचकर कि कोई नहीं आसी जिंदगी को जी, लोगों की सोच को पीछे छोड़ दे। फिर कॉलेज में मेरी मुलाकात जैसे हुई, शुरुआती दिनों में मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर धीरे धीरे जय में मैंने अपनी खूबियों को तलाशना शुरू कर दिया। वो मेरी हर छोटी सी बड़ी बातों का ध्यान रखता, पर कहते हैं जिस पर सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास हुआ वही इंसान विश्वास तोड़ दिया एक पल में। ये तक नहीं सोचा कि एक लड़की के दिल को तोड़कर उसने कौन सी जीत हासिल कर ली, मेरे प्यार को बदनाम कर दिया। और आप? ये बोल आसी दर्द के साथ कहती है, आपके तो क्या ही कहने मिस्टर बंसल, आपके साथ जुड़ने पर मुझे लगा आसी तेरी परेशानी बांटने वाला शायद यही है, पर मैं गलत थी। इतनी गलत, आपने तो उन सबकी कमी को अपने एक ही झटके में पूरा कर दिया। सबने मुझसे प्यार करने का दिखावा किया, और आपने आपने तो शादी जैसे पवित्र बंधन की ही परिभाषा बदल डाली, और मैं हर मोड़ पर गलत। आपने तो वो किया जो शायद कोई दुश्मन भी नहीं करता। आसी अपना दर्द दिल बेद के सामने जाहिर कर रही थी, और बेद आसी की बातों को सुनते हुए उसके दिल में दबे दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। आज वो जान रहा था कि जो आसी सबके सामने हमेशा से हंसते और मुस्कुराते रहती थी, वो सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, पर आसी के अंदर कितना दर्द था। ये दर्द कोई आज या कुछ महीनों का नहीं, बल्कि सालों का था, जो वो अपने दिल में दबाए, अपने होठों पर झूठी मुस्कान सजाए, सबके सामने ऐसे रहती थी जिसे जिंदगी में कोई दर्द नहीं। पर वेद आज समझ रहा था कि आसी की जिंदगी में भी उसकी तरह दर्द तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं था, पर उसको संभालने के लिए कम से कम उसकी दादी माँ थी, जो हमेशा से उसके साथ खड़ी रही उसके लिए। पर आसी का तो बचपन भी अकेले में गुजरा था, और जवानी की दहलीज पर आते हुए वो दर्द बस बढ़ता रहा। पर क्योंकि उसके दर्द को कम करने वाला उसकी जिंदगी में कोई आया ही नहीं था। आए तो सब उसे तकलीफ देने, उसकी आंखों में आंसू बनने के लिए, उसके दिल में दर्द देने और उसका विश्वास खोने के लिए, जिसमें से वो भी एक था। जाने अनजाने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए उसने आसी का सहारा लिया और उसे धोखा दिया, जिस वजह से आसी को अब शादी जैसे पवित्र रिश्तों पर भी विश्वास खत्म होने लगा था। वेद को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने आसी के साथ ऐसा किया था, पर वो कर भी क्या सकता था सिवाय आसी से माफी मांगने के।
और आसी उसे माफ करेगी भी या नहीं, ये आसी पर डिपेंड था। आसी को देखकर वेद एक नज़र उसकी ओर देखता है और कहता है, आसी, जानता हूँ मैंने गलती की है और शायद इसकी माफ़ी नहीं है, पर यकीन मानो अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता। पर मेरे सामने उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेरे पास वक्त नहीं था सही गलत समझने का। मुझे बस किसी भी तरह उस प्रॉब्लम के साथ डील करना था। तो मैं वेद इतना ही बोलता है कि आसी, जो अभी आसमान की तरफ देख रही थी, वो वेद की बातें सुनकर कहती है, सही बात है सर, आपकी प्रॉब्लम थी, इससे आपने उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक डील किया और उस डील में मुझे लाकर मेरा इस्तेमाल किया। इस सब में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया, पर उसमें किसी की फीलिंग्स का क्या सर? क्यों आपने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की? क्या आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप तो चले गए, पीछे छूट गई एक ऐसी लड़की जिससे आपने शादी तो की, पर अगले दिन ही उसका पति बिना उसे कुछ भी बताए एक चिट्ठी छोड़कर चला गया। कभी सोचा कि जिसे आपने अपनी एक दिन की पत्नी बनाकर छोड़ा, वो तो ना शादीशुदा रही ना कुंवारी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पर यह सब जिसकी वजह से था वो साथ नहीं। और आपने शायद इसी एक दिन की शादी की किस्मत मेरे लिए छोड़कर गए थे सर। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? आपने मुझे बिकाऊ समझा, इसलिए मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर लगाकर, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाकर, आपने मेरी कीमत लगाई और मेरी कीमत जितनी सही लगी आपने छोड़ दी। और शायद अब आपको मेरे साथ किए का बुरा लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हैं और अपनी प्रॉब्लम को जाहिर कर रहे हैं, और शायद फिर एक और नई कीमत लगा देंगे आप मेरी। पर बस कीजिए आप सर, मेरी कीमत लगाना मैं सहन नहीं कर सकती, और अपने आप को बिखरते देखकर। आप फिक्र मत कीजिए, ना मैंने पहले आपसे कुछ लिया, ना अब, और ना अब कभी आने वाले समय में। आसी गरीब है, मिडिल क्लास है, कभी कभी कमज़ोर भी पड़ जाती है अपनी फीलिंग्स के आगे, पर आसी खुददार है सर। आसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है सर। बस कीजिए आप, मेरी फिक्र करना, क्योंकि अब और झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आसी की बातें, वेद के दिल में दर्द हो रहा था। उसने आसी की कीमत लगाई। ऐसा सोचती है आसी मेरे बारे में, मैं किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोच सकता। और ये तो फिर यह है जिससे मैं, वेद अपनी बात बोलते हुए अचानक से चुप हो गया। पर आसी का बार बार ये कहना कि उसने आसी की कीमत लगाई, यह सोच ही वेद को गुस्सा दिला रही थी, जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और आसी को एक झटके से अपने करीब खींच उसकी आंखों के सामने अपना चेहरा लेकर आता है और अपनी धीमी पर गुस्से वाली आवाज़ के साथ कहता है, तुम्हें लगता है मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी कीमत लगाई? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत लगाई और आज भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? वेद की आवाज़ में गुस्सा था, जो आसी भी महसूस कर रही थी। आसी को वेद की आवाज़ और उसकी करीबी से अब कंट्रोल नहीं होता और वो वेद से छूटने की कोशिश करती है और कहती है, दूर रहिए वेद सर, ये आप क्या कर रहे हैं? हटिए मेरे पास से। और मैंने क्या ही गलत कहा है सर, जो आपको गुस्सा आ रहा है? बल्कि गुस्सा तो मुझे आना चाहिए ना कि आपको। गलत आपने किया मेरे साथ, अपने फायदे के लिए मेरे साथ शादी करके शादी के रिश्ते का भी मजाक बनाया। इससे मन नहीं भरा तो रात ही निकल गए मुझे छोड़कर, और होटल रिसेप्शन पर मेरे लिए पैसे छोड़ गए। बताइए, मैंने क्या ही गलत कहा? नहीं छोड़े थे आपने पैसे क्या? बोलिए, नहीं लगाई क्या मेरी कीमत? आसी अपनी बात बोलकर वेद से छूटने की कोशिश कर रही थी, जो देख वेद अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने गुस्से के साथ आसी के सर के पीछे अपना हाथ ले जाकर अपना चेहरा आसी के चेहरे के और करीब कर लिया। आसी वेद की इस हरकत को देखकर डर गई। उसे लगा वेद उसे किस करने वाला है, जो सोच कर ही उसका डर से हालत खराब हो गई और वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके होंठ कांपने लगे। वेद जिसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी नजरें अब आसी के बंद आंखों पर गईं और आंखों से फिसलकर उसके डर से कांपते होंठों पर। यह देखकर वेद आसी के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर उसे डर अच्छे से दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों, पर आसी को उससे खुद से डरते देखकर वेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर तभी उसे आसी का उसकी कीमत लगाने वाली बातें याद आईं, जो देखकर वेद की नजरें एक बार फिर आसी के डरे हुए चेहरे और आसी के कांपते होंठों पर जाकर टिक गईं, और जो देखते हुए ही वो आसी के और भी करीब हो गया, जो महसूस कर आसी का डर से हालत खराब थी। आसी ने जब वेद से कीमत वाली बात कहा, वेद को बहुत गुस्सा आया, जिससे वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था।
लेकिन आज आसी भी जैसे बेद के पेशेंस का टेस्ट ले रही थी, इसलिए बार बार कीमत वाली बात बोलकर बेद का गुस्सा बढ़ा रही थी, जो देखकर बेद एक झटके में अपने एक हाथ को आसी के बालों में फंसा उसे अपने करीब करता है। और बेद का इस हरकत से आसी और बेद का चेहरा इस वक्त इतने ज्यादा करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे को अच्छे से महसूस हो रही थी। आसी तो बेद को अपने इतने करीब देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेशक वो 2 साल से जय के साथ रिलेशनशिप में थी, वो उससे प्यार करती थी, उसने अपने इतने करीब कभी जय को भी नहीं आने दिया था। बेद वो पहला लड़का था जो आसी के इतना करीब था, और इसी वजह से आसी को बेद की करीबी से डर लगने लगा था। उसके होंठ भी कँपा रहे थे, और बेद जो आसी के इतने करीब था, उसे आसी की रोज वाली परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जो काफी अलग थी बट अच्छी लग रही थी उसे। बेद अपनी गहरी आंखों से एक बार आसी की बंद आंखों की तरफ देखता है, जो कसकर मिची हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि वो डर रही है। वहीं बेद की नजरें आसी की बंद आंखों से होते हुए उसकी नाक पर जाती है, जो लाल हो रखी थी, और फिर वो अपनी नजरों को नीचे की ओर ले जाता है तो उसकी नजरें थम जाती हैं। आसी के नेचुरल पिंक होठों पर, जो बिना किसी लिपस्टिक के भी काफी अट्रैक्टिव थे। बेद एकटक आसी के उन नेचुरल पिंक होठों की तरफ देख रहा था, जो फड़फड़ा रहे थे। बेद के दिमाग में इस वक्त क्या था, ये तो बेद ही जाने, पर वो बस आसी के चेहरे की तरफ बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि आज पहली बार वो आसी को इतने करीब से देख रहा था। आसी के फेस के हर फीचर को, जो काफी बारीकी से बनाए गए थे, बिल्कुल परफेक्ट कट के साथ, जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। बेद के दिमाग में क्या था, यह तो नहीं पता, पर आसी, जिसे अपने चेहरे पर बेद की गर्म सांसें अच्छे से महसूस हो रही थी, और वो भी करीबी से। बेद को खुद के इतना करीब देखकर आसी के दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, वो थी किसकी। उसके हिसाब से उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि बेद अब उसके होठों पर किस करेगा। क्या सच में बेद सर मेरे होठों पर किस करने की सोच रहे हैं? पर ऐसा नहीं हो सकता। दो लोगों के बीच किस तब होता है जब दोनों के बीच कोई रिलेशन हो या फीलिंग्स हो, पर हमारे बीच तो दोनों में से कुछ भी नहीं। तो फिर ये कैसे मुझे किस कर सकते हैं? मुझे किस करने का हक मैंने इनको दिया ही नहीं, तो किस करना तो दूर की बात, सोच भी कैसे सकते हैं? देख आसी, तू डर मत। तू डरेगी तो ये तुझे और डराएंगे। तुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तूने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत तो इन्होंने किया है। तो डरने की ज़रूरत इनको है, ना कि तुझे। और ये जो तुझे किस करने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ करें उससे पहले तू कुछ कर, ताकि आगे से ऐसा कुछ भी ना सोचे फालतू। बेद जो एकटक आसी के चेहरे की तरफ ही देख रहा था, वो आसी के चेहरे के साथ उसके होठों को भी देख रहा था, क्योंकि आसी के होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, जो बेद को समझ तो नहीं आ रहा था। पर आसी के बुदबुदाते हुए होंठ और चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव, जो हर बीते सेकंड के साथ बदल रहे थे, बेद आसी को देखकर इतना तो समझ चुका था। आसी के खाली दिमाग ने कुछ सोचना शुरू कर दिया था, जो हो ना हो उसके दिमाग की तरह फालतू ही होगा। पर फिर भी बेद को आसी इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, इतनी कि बेद आसी की बातों पर नाराज था, उससे ये तक भूल बैठा था, और अपनी आंखों में एक अलग से इमोशंस के साथ आसी की ओर ही देख रहा था। पर तभी बेद के दिमाग में कुछ आया, और वो अपने होठों पर स्माइल लेकर आता है, और आसी के कानों के पास अपने होठ ले जाकर बहुत ही धीरे से कहता है, क्या सोच रही हो इतना खास? कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रही? अगर जो सोच रही हो वो सच हो गया तो? आसी, जो अपने कानों पर बेद के होठों की छुअन से अंदर तक हिल गई थी, वो बेद की कई बातों को सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाती है, और जल्दी से अपनी आंखों को खोलकर देखती है, जहाँ बेद का चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था, और दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। तभी आसी को बेद की अभी कई बातें याद आती हैं, जो याद करते ही आसी के गाल लाल हो गए थे, जो देखकर बेद आसी से पूछता है, ये तुम्हारे गाल क्यों अचानक से लाल हो गए? अचानक? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। बेद की बातें सुनकर आसी उसे एक झटके से खुद से दूर करती है। बेद, जो आसी की इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो आसी के धक्का देने की वजह से 4 कदम पीछे हो जाता है, और वहीं आसी बेद की ओर अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, देखिए बेद सर, अब आपका बहुत हो रहा है। आप जाइए यहाँ से। अब मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, तो आप जाइए। आसी की बात सुनकर बेद कहता है, अच्छा जी, तो बताओ कहाँ जाऊं मैं? बेद की बातें सुनकर आसी कहती है, कहाँ जाऊं से क्या मतलब है आपका?
अरे कहीं भी जाइए, लेकिन मुझसे दूर जाइए बस। वही बेद एक बार फिर कहता है, लेकिन ये मेरा घर है, तो अपने घर से मैं क्यों जाऊं? बेद की बात सुनकर आसी कहती है, हाँ ठीक है, आपका घर है, तो क्या आप ऐसे किसी को भी किस कर लेंगे? आसी की किस वाली बात को सुनकर बेद अब भी उसी तरह आराम से कहता है, किस? मैंने कब किया तुमको किस? आसी फिर कहती है, जानती हूँ ये नहीं, पर मन तो कर रहा था ना आपका किस करने का। बेद को मजा आने लगा था आसी को छेड़ने में। जो आसी नॉर्मल दिनों में उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, आज कर रही थी। और बेद ये पल छोड़ना नहीं चाहता था। वो आसी के मजे लेते हुए कहता है, किस करने का मन, और वो भी मेरा तुमको? लाइक सीरियसली आसी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा मन तुम्हें किस करने का कर रहा है? और तुमको ऐसा लग क्यों रहा है? बेद ने इतना ही कहा था कि आसी कहती है, हाँ तो क्या, मेरी आंखें बंद थी तो क्या हुआ? मुझे आपकी नज़रें महसूस हो रही थी कि कहाँ पर थी और कहाँ देख रही थी। मन तो आपका भी कर रहा था। वहाँ का मॉल जो कुछ देर पहले सीरियस था, अब नॉर्मल और फनी होने लगा था, जिसमें आज पहली बार बेद भी मजे ले रहा था आसी के। आसी की बातों को सुनकर अब बेद को मजा आ रहा था, और वो आसी से कहता है, अच्छा तो बताओ, मेरी नज़र कहाँ पर थी? किसे देख रही थी? तुम्हारी बंद आंखें भी सब देख रही थी, तो अपने मुंह को खोलो और अब बोलो कि मेरी नजरें कहाँ थी? बेद की बातों को सुनकर आसी जल्दी से कहती है, कहाँ थी का क्या मतलब? आपकी नजरें मेरे होठों पर थी, और आपका मन कर रहा था कि मुझे यहाँ होठों को अपनी एक उंगली से छूते हुए कहती है, यहाँ पर किस करने का मन था? मैं सब समझ रही हूँ सर, पर आप सुन लीजिए। मैं हाउस आसी अपनी बात पूरी करती कि उसके मुंह से एक आवाज आई, और इस आवाज के साथ ही आसी घूरकर बेद की तरफ देखने लगती है। वहीं आसी को खुद की तरफ इस तरह देखने पर बेद कहता है, क्या? ऐसी क्या देख रही हो मुझे? जैसे खाने का इरादा है? देखो, ऐसी बात अगर तुम्हारे दिमाग में आ भी रही है ना, तो उसे निकाल दो। आई बात समझ? बेद की बातों को सुनकर आसी का मुंह खुला रह जाता है, और वो गुस्से से बेद से कहती है, आपको खाना? अरे जाइए जाइए, भूखी रह जाऊं, पर आपको खाना तो दूर, खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पंजाबी हूं तो क्या हुआ, पर हूं तो प्योर वेजिटेरियन, और नहीं भी होती ना, तो भी आपको नहीं खाती। आई लव ओनली टेस्टी फूड, नॉट कड़वा करेला, जस्ट लाइक यू। मैंने लास्ट वाली लाइन को इस तरह से कहा था कि बेद की नजरें तो बस आसी पर ही ठहर गई, और वहीं आसी फिर कहती है, और आप बताओ कि आपने मेरी नाक पर इतने जोर से पिंच क्यों किया? मुझे कितना दर्द हुआ पता है आपको? पक्का मेरी नाक ना लाल हो गई होगी। आसी की ये बात कहने पर बेद की नजरें आसी के चेहरे से हटकर उसकी नाक की तरफ गईं, जो सच में लाल थी, पर उसने इतनी भी तेज से आसी की नाक को पिंच नहीं किया था। पर जिस तरह से आसी की नाक उसके हल्के से छूने भर से ही लाल हो गई थी, बेद समझ गया था कि आसी की स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। ये देखकर और आसी की क्यूट सी शिकायतें सुनकर बेद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो बहुत रेयर थी। बहुत कम बारी उसकी ये मुस्कान देखने को मिलती थी। आज ये मुस्कान आसी की वजह से आई थी। आसी बेद के चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर छिड़ जाती है, और कहती है, आपको हंसी आ रही है मुझ पर? तो ठीक है, हंस लीजिए, पर मेरे सामने नहीं, मुझे जाने दीजिए। फिर इस बालकनी में आपको अकेले में जितना मुस्कुराना है, बेशक से मुस्कुरा लीजिए। मैं चली अपने रूम में सोने, अब मुझे नींद आ गई। अपनी बात कहकर आसी वहां से जाने लगती है, और आसी को जाते देखकर बेद को पता नहीं अच्छा नहीं लगता। आसी के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके साथ वक्त अब कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। बेद जानता था कि काफी रात हो गई थी, और आसी को नींद भी आ रही होगी। बावजूद इसके सब जानने के बाद भी बेद आज आसी के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता था। यह बात वो आसी को कैसे कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि कहीं उसकी कही बात आसी को बुरी ना लग जाए, या वो कुछ गलत ना समझ ले। इसलिए वो अपने दिल की बात आसी से नहीं बोला था। पर आसी को जाते देख बेद हड़बड़ाते हुए आसी का हाथ थाम लेता है। आसी, जिसके कदम जाने के लिए आगे बढ़ चुके थे, बेद के उसकी कलाई पकड़ने की वजह से आसी के बढ़ते कदम रुक गए, और वो अपनी नजों को थोड़ा टेढ़ा कर अपनी कलाई की तरफ करती है, जिसे बेद ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। बेद को अपनी कलाई पकड़े देकर आसी को अजीब सी फीलिंग आई, जो कुछ अलग थी। पर आसी अपनी इस फीलिंग को इग्नोर करती है, और अपनी नजरों को अपनी कलाई से हटाकर बेद की ओर करती है, और जैसे ही कुछ कहने को होती है कि उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है बेद की ओर से।
जो एकदम से वेद ने उसे दिया था। आसी इस वक्त वेद की मजबूत बाहों के घेरे में थी, जिस वजह से उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसका शरीर पूरी तरह से कांप गया और एकदम से स्थिर हो गया। आसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ। बस इस पल में उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। वही वेद का हाल भी आसी से कुछ खास जुदा नहीं था। सेम वही हालत वेद की भी थी इस वक्त जो आसी की थी। वेद को कुछ समझ नहीं आया कि उसने अचानक से ऐसी हरकत क्यों की। बस आसी को वहां से और खुद से दूर जाते देखकर उसका दिल बेचैन हो उठा और मन में एक ही ख्याल आया कि वो रोक ले आसी को अपने पास। और बस उस वक्त क्या हुआ पता नहीं, पर आसी को रोकने के लिए उसके दिमाग में जो ख्याल आया उसने वही किया, जिसका सबूत था आसी का वेद की बाहों में होना। मतलब वेद ने अपने दिल की बेचैनी को दूर करने के लिए अपने दिमाग की सुन ली थी। वेद और आसी इस वक्त दोनों बेहद करीब थे कि दोनों एक दूसरे के दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को बहुत आसानी से सुन रहे थे। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे। कुछ वक्त ऐसे ही बीता जब आसी को अपने कानों में एक धीमी सी आवाज आई, सॉरी, जो किसी और ने नहीं, वेद ने ही कहा था आसी से। और वेद के मुंह से आसी ने जैसे ही सॉरी शब्द सुना, वैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अभी कहाँ पर है और किस हालत में है। वेद के साथ खड़ी है ये देखकर आसी को अजीब लगता है और वो वेद से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। और वहीं वेद को जब एहसास होता है कि आसी उससे दूर जा रही है, वेद अपनी पकड़ आसी पर और मजबूत करते हुए बोलता है, आसी प्लीज, कुछ वक्त ऐसे ही खड़ी रहो, बस थोड़ी देर, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर आज जो तुम्हारे साथ रहकर मुझे सुकून मिल रहा है वो सालों से नहीं मिला। इसलिए बस थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर ऐसे ही खड़ी रहो, मेरे साथ, मेरे पास। आसी जो बेद की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, बेद की बात सुनते ही आसी एकदम से रुक जाती है। आसी को यह कहना कि उसके पास रहने से उसे सुकून मिल रहा है, यह सुनकर पता नहीं क्यों उसके दिल को अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा ये जानकर कि वो भी किसी का सुकून बन सकती है, जबकि आज तक सबने उसे बस बोझ ही समझा था, बोझ के सिवा कुछ भी नहीं। और वेद का उसे अपना सुकून कहना कहीं ना कहीं आसी के दिल को छू गया। आसी अपने मन में कहती है, क्या मैं भी किसी का सुकून बन सकती हूँ? क्या सच में मैं इनका सुकून हूँ? क्या सच में आसी वेद का सुकून है? आसी अपने मन में बार बार यही बात बोल रही थी। और इस सोच को सोचने भर से ही आसी के दिल में अनकहे से एहसासों ने जन्म ले लिया था, जो उसके लिए बिल्कुल नए थे। और वही वेद जो आसी के बिल्कुल करीब खड़ा था, उसे एहसास तक नहीं था कि उसने आसी से क्या कहा, जिसकी वजह से आसी उसके उन चंद कहे गए शब्दों के एहसास में खोने लगी थी। वेद अब भी उसी तरह था जब आसी वेद से कहती है, वेद सर। वेद आसी की बात सुनकर कोई जवाब तो नहीं देता, बस हाँ बोल देता है। आसी वेद के कुछ भी ना बोलने पर बोलती है, वेद सर सुनिए ना, कहाँ खो गए आप? मैं कुछ कह रही हूँ ना आपसे, तो सुनिए ना। आसी की बात सुनकर वेद अपनी हमेशा वाली धीमी आवाज में बोलता है, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। आसी कहती है, वेद सर, क्या आपने अभी जो कहा वो सच है? आप सच में ऐसा मानते हो? वेद जो आसी की बात को नहीं समझा था, वो आसी को उसी तरह गले लगाए कहता है, क्या सच है आसी? और मैंने क्या कहा? मुझे कुछ याद नहीं, बता दो कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारी करीबी को महसूस कर रहा हूँ। और मैंने क्या कहा और तुमने क्या सुना मुझे नहीं पता। वेद का यह कहना कि उसे कुछ याद नहीं, आसी हैरान हो गई। पर बाद में वेद की आखिरी लाइन सुनकर कि वो उसकी करीबी को महसूस कर रहा है, इसलिए उसे याद नहीं कुछ भी, यह सुनने के बाद आसी हिम्मत के साथ कहती है, आपने अभी यही कहा था वेद सर कि मैं आपका सुकून हूँ, क्या यह सच है? आसी की बात सुनकर वेद कहता है, बिल्कुल, तुम मेरा सुकून हो। तुम्हारे पास आकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी में सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में कोई टेंशन ना हो। मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी होगी, पर सबके पास उसकी टेंशन को दूर करने वाला सुकून नहीं है ना। जैसे मेरे पास इस वक्त तुम हो और तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं है। वेद अपनी बात खत्म करता है और वहीं आसी तो वेद की बात सुनकर मानो किसी दूसरी दुनिया में चली गई थी। वेद के कहे हर एक अल्फाज आसी को अपने दिल में किसी खूबसूरत से संगीत की तरह लग रहे थे, जो सिर्फ उसके लिए थे, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। इस पल में आसी भी वेद की तरह ही अपने हर टेंशन के पलों को भूल चुकी थी। बस याद था तो बस ये वक्त जिसमें वो वेद के साथ थी, इतने पास थी, और ये वक्त खास था उसके लिए। आसी खुश थी, इसलिए वो एकदम से वेद से कहती है, वेद सर,
क्या मैं आपसे एक सवाल करूं? आपने मुझसे शादी क्यों की थी? वो भी एक दिन की शादी? आशी का बस इतना ही कहना भर था कि जो वेद अब तक किसी अलग ही खूबसूरत सी दुनिया में था, जहाँ सुकून था। वहीं आशी के सवाल को सुनकर उसने आशी से एक दिन की शादी क्यों की, इस सवाल को सुनने के बाद वेद अपनी खूबसूरत सी दुनिया से असली दुनिया में आता है, जहाँ उसके लिए कुछ भी खूबसूरत नहीं था और ना थी किसी तरह की खुशियाँ और ना ही था कोई सुकून। आसी वेद से अपने किए सवालों के इंतजार में थी और तभी वेद कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद आसी को नहीं थी। आसी के सवाल सुनकर वेद एक झटके के साथ आसी को खुद से दूर करता है और कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी किसी भी सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे कोई भी सवाल करे। नहीं है किसी को भी मुझसे कुछ भी पूछने की परमिशन। बेन ने ये बात थोड़े गुस्से के साथ कही थी, जो देखकर एक पल के लिए आसी भी डरकर 2 कदम पीछे हो गई। बेन ने ये चीज देखा कि कैसे आसी उससे डर रही है। उसे ये बात पसंद भी नहीं आई थी कि आसी उससे डरे, पर इस वक्त आसी को थोड़ा सा डराना बेद को जरूरी लगता है, ताकि आसी आगे से उसे इस तरह के सवाल, खासकर उसके किसी भी लिए गए फैसले पर सवाल उठाए, चाहे वो फैसला एक दिन के किए शादी से ही क्यों ना जुड़ा हो। बेद की बात सुनकर आसी हैरानी से बेद की ओर देख रही थी, क्योंकि अभी जो बेद कुछ पल पहले उसके साथ था, अब उसके सामने खड़ा बेद उससे बिल्कुल ही जुदा था, जो आसी के एक सवाल भर से उसे खुद से दूर कर दिया। आसी बेशक से बेद से उसकी जिंदगी और उसके लिए किसी भी फैसले पर सवाल नहीं करती, पर बात यहाँ उसकी भी थी, क्योंकि वेद ने जो उससे एक दिन की शादी की थी, उसमें वो अब तक वेद के साथ बंधी हुई थी। आशी जो अब तक एक अलग ही दुनिया में जी रही थी, वेद के अभी किए बर्ताव की वजह से वो असल जिंदगी में वापस आती है, जहाँ उसके सामने बहुत से सवाल थे, जिनके बीच वो फंसी हुई थी, और खुद को उन सबसे निकालने के लिए आशी को सच जानना था, जो वेद ही बता सकता था। पर वेद की अभी की हरकत की वजह से आशी का जो गुस्सा वेद के ऊपर से खत्म हो गया था, वो एक बार और आशी पर हावी हो जाता है, और वो भी गुस्से में कहती है, मिस्टर वेद बंसल, मुझे आपसे, आपकी जिंदगी से, आपके लिए किसी भी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फर्क पड़ रहा है, समझे आप? मुझे आपसे, आपके लिए किसी भी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही कभी पड़ेगा, ये भी जान लीजिए आप। पर क्या करूं, मुझे इस बार पड़ रहा है फर्क, क्योंकि आपके लिए फैसलों में कहीं ना कहीं मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है, और इसलिए मैं सच जानना चाहती हूँ, क्योंकि सच जानना मेरा हक है, मिस्टर वेद बंसल, समझे आप? और बस इसलिए इसलिए मैं जानना चाहती हूँ, उस एक दिन वाली शादी का सच। क्यों की थी आपने मुझसे शादी, जब आपको शादी निभानी नहीं थी? फिर क्यों किया शादी का झूठा ड्रामा? बोलिए, दीजिए जवाब। जब इस शादी का कोई मतलब ही नहीं था आपकी नज़रों में, तो क्यों की मुझसे शादी? और क्यों शादी करने के बाद ही उसी रात आप मुझे छोड़कर, बिना मुझे कुछ भी बताए, बस वो एक चिट्ठी लिखकर चले गए, मुझे अकेला छोड़कर, उस पराए शहर और पराए लोगों के बीच अकेला? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? मुझे बस यही सच जानना है। एक बार आप मुझे वो सच बता दीजिए, फिर आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो पहले भी नहीं था, पर एक नाम के साथ तो जुड़ा ही था। आसी और वेद के बीच जो अभी खूबसूरत पल थे, जिनको वो जी रहे थे, वो खूबसूरत पल कुछ देर बाद ही गुस्से और नाराजगी में बदल गया। वेद का उसे खुद से दूर करना और उसके सवाल का जवाब न देना कि उसने क्यों की थी आसी से शादी, इस बात से आज आसी एक बार फिर खुद को तकलीफ में महसूस कर रही थी, और खुद को फिर से ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आसी अपनी इमोशंस को खुद के दिल में किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो वेद के सामने खुद को इमोशन फूल और टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए किसी तरह अपने इमोशंस पर वो काबू करती है, जो उसने अपनी जिंदगी में मिले हर दुख दर्द और धोखे से काफी अच्छे से किसी के सामने छुपाना और ना दिखाना सीख लिया था। आसी वेद के सामने आती है, पर कुछ दूरी बनाए रखती है, और वेद की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आपको क्या लगता है सर, कि मैं क्या कोई खिलौना हूँ, जो आपको जब पसंद आएगा अपनी जिंदगी में उस खिलौने को शामिल करेंगे आप, जिसके साथ जब मन किया आप खेलेंगे, और मन भरते ही उस खिलौने को किसी बेकार चीज समझ, जिसका आपकी जिंदगी में अब कोई जरूरत नहीं है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे? बोलिए ना सर, चुप क्यों है? आपने मेरे एक सवाल का जवाब तो नहीं दिया कि आपने मुझसे शादी किया तो छोड़ा क्यों? क्यों एक दिन की शादी करके मुझे छोड़ गए? क्योंकि आपने मुझे खिलौना समझा था? क्यों सर? यही बात थी ना? आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया
इस सवाल का जवाब तो दे ही सकते हैं, या इस बार भी कोई जवाब नहीं है आपके पास? आसी की बातें सुनकर बेद शांति से जवाब देता है। जब सवाल बेवजह हो तो मैं जरूरी नहीं समझता उस बेफालतू के सवाल का जवाब देना। और फिर आसी की तरफ से अपना चेहरा फेर कर कहता है, फिर भी तुम चाहती हो जवाब लेना? तो सुनो, तुम नहीं हो कोई खिलौना, तुम एक इंसान हो। और मैंने कभी सपने में भी तुम्हारी क्या किसी इंसान की जिंदगी के साथ खेलना नहीं सीखा। तुमसे शादी के पीछे भी मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारा मेरी प्रॉब्लम जानना जरूरी नहीं है। अब अगर तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो आराम करो। आसी जो बेद की बातें सुन रही थी, बेद की बातें सुनकर कि उसकी प्रॉब्लम से उसका कोई लेना देना नहीं है, यह सुनने के बाद आसी को अब बेद पर बहुत गुस्सा आता है और वो बेद को अपनी तरफ पलटती है और एक तेज थप्पड़ बेद के गालों पर मारती है। बेद को आसी की तरफ से ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। इस तरह आसी का अचानक से उसके ऊपर हाथ उठाने की वजह से बेद अपने शॉकिंग रिएक्शन के साथ आसी की ओर देख रहा था, जो उसकी तरफ अपनी जलती निगाहों से देख रही थी। बेद का एक हाथ अपने गाल पर था, क्योंकि आसी ने अपने शरीर का सारा जान उस थप्पड़ में लगा दिया था, जिस थप्पड़ की निशानी बेद के गालों पर ऐजे रूप निखर कर आ रही थी। बेद अपनी नजरों से आसी की ओर ही देख रहा था कि तभी आसी अपने हाथ की एक फिंगर को बेद की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, आप होंगे बड़े लोग बेद सर, इसलिए आपकी पसंद भी अलग है। तभी तो आपका जब मन आया किसी लड़की से शादी कर लो, जब मन आया उसी लड़की को शादी से पहली रात छोड़कर दूर चले जाओ, जब मन आया किसी लड़की को अपनी बाहों में भर लो, जब मन आया किसी लड़की को अपने खेलने और एंजॉयमेंट का जरिया समझने वाला एक खिलौना समझ लो, और जब मन आया किसी को अपना सुकून कह लो। फिर भले ही आपकी इन हरकतों की वजह से वो लड़की किसी दर्द में हो, किसी गलत फहमी में हो, जैसे अभी कुछ वक्त के लिए मैं भी हो गई थी। पर बेशक मैं आसी हूँ, और आसी किसी के भी इंजॉयमेंट का जरिया नहीं है, समझे आप? आसी किसी के खेलने वाला खिलौना नहीं है। इसके साथ आपका जब दिल करा अपने करीब लाकर खेल लिया, और जब मन करा उस खिलौने को तोड़कर उसे फेंक दिया। मैं इंसान हूँ सर, एक जीती जागती इंसान, जिसके सीने में भी एक दिल है, और वो दिल धड़कता भी है। तो किसी की बातों और हरकतों की वजह से इस दिल में दर्द भी होता है, समझे आप? पर मैं जानती हूँ कि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि किसी को समझने के लिए सामने वाले के पास दिल भी होना चाहिए, और उस दिल में समझने वाली फीलिंग्स भी। पर आपके पास दिल नहीं है सर, जो आप किसी की तकलीफ को समझें। आप एक हार्टलेस इंसान है सर, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले से और उसके दर्द से और तकलीफ से, समझे आप? और आइंदा से मेरे करीब आने की गलती भी मत कीजिएगा, और ना ही मुझे खिलौना समझने की गलती कीजिएगा। ये बोल आसी अपनी नम आंखों के साथ वहां से जाने लगती है, क्योंकि अब वो चाह कर भी अपने अंदर की तकलीफ को कम नहीं कर पा रही थी, जो एक इंसान से उसे 2 बार मिली। और आसी वहां से जाने लगती है कि फिर अचानक से बालकनी की डोर तक आते उसके कदम रुक जाते हैं, और वो बिना पीछे पलटे ही कहती है, एक बात और बेसर, अपने शौक के लिए किसी के दिल और जिंदगी से खेलना बंद कीजिए, क्योंकि भरोसा टूटता है तो बहुत दुख होता है, और इस दुख को मैंने अक्सर जिया है। मैं शायद संभल भी जाऊं, क्योंकि मुझे आदत है, पर हर कोई नहीं सहन कर पाता। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन कोई इंसान आपके लिए सच में खास बन जाए, उस वक्त वो इंसान आपकी फीलिंग को ही ना समझे। और आपको जिस दिन इस बात का एहसास हुआ ना, सच में उस दिन असली तकलीफ क्या होती है, आप समझ जाओगे। आसी अपनी बात बोलकर अब एक पल भी वहां नहीं रुकती है और चली जाती है, क्योंकि अब उसके दिल का दुख उसकी आंखों में आंसू बनकर आने लगा था। और आसी अपने आंसू किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे कमजोर समझे। वहीं आसी तो वहां से चली जाती है, पर वेद अभी बालकनी की गेट की तरफ ही देख रहा था, जहां से आसी गई थी। और आसी की कई हर एक बात वेद के कानों में गूंज रही थी। वेद ने आसी से एक शब्द नहीं कहा, और जो कुछ भी वो कहना चाहती थी कहने दिया, बीच में नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था आसी सही थी और उसने गलती की थी, फिर चाहे वो गलती उसकी मजबूरी ही क्यों ना हो। बेद अब पलटकर खुले आसमान की ओर अपना चेहरा कर लेता है, शायद किसी चीज को अपनी आंखों से बहते हुए रोकना चाहता था। और फिर बेद अपने दिल पर अपना हाथ रख आसमान में चमकते चांद को देखकर कहता है, आज एक बार फिर मैंने उसका दिल तोड़ दिया। जिसको किसी बात की तकलीफ ना हो, उसी इंसान की तकलीफ की वजह हर बार मैं ही बन जाता हूँ। कब होगा खत्म इन तकलीफों का सिलसिला? क्या कभी
उसकी तरह मैं भी उसका सुकून बन सकता हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।